इतनी रात कर दी दादा। आज भी आने की क्या जरूरत, कल परसों ही बंधवा लेते ना। ये ले। इतने सारे बैग में से ये गिफ्ट मेरे लिए और बाकी के? ये तो संध्या के लिए कुछ सामान है। अरे वाह दादा, त्योहार रक्षाबंधन का और गिफ्ट सारे इसके लिए। अब बीवी हो, कोई बहन तो नहीं ना जो साल में एक ही बार दिखूं रक्षाबंधन के दिन। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको हमेशा प्रॉब्लम क्यों होती है? चली गई ना संध्या? सुधर जा गौरी। जब भी घर में कोई अच्छा कार्य होता ना आई, ये जबान से जहर उगलना शुरू कर दिया। समझा इसको? संध्या, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया। ये खास तुम्हारे लिए। जीन्स टी शर्ट, मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? क्यों नहीं पहन सकती? शादी से पहले पहनती थी ना। हा? अरे लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, मुझे सिर्फ अपने खुद के बच्चे चाहिए। संध्या, तुम फिर से शुरू हो गई। आप मेरी मन की बात क्यों नहीं समझते? मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। आपके बच्चे खो गए तो बस आप... संध्या, मेरे अपने बच्चे हैं, और बच्चे में कैसे? मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कोई खबर नहीं उनकी। शायद तुम मेरी बात को कभी समझोगे ही नहीं। सिर्फ अपनी बातें समझाना चाहते हो, मेरी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मोहन, संध्या, लवकर या रे, चहा घ्यायला हॉलमध्ये ठेवलाय। आलो का आई? ये गौरी, ये हेलो जी सर, अभी पहुंचता हूँ। काय झालं रे? कुणाचा फोन? पुलिस वालों का फोन आया। उन्हें एक बच्चे की लाश मिली है, पहचान करने के लिए बुला रहे हैं। सर, ये मेरा आदि नहीं है। Are you sure? मनमोहन जी, 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस बच्चे की एज और हाइट आज के आदि से मैच करती है। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, मेरे आदि को पहचानने में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पिछले 1 साल में आपके बच्चों को ढूंढने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की। हमारा चुना हुआ हर रास्ता हर बार एक डेड एंड पे खत्म हुआ, और आपको रैंसम के लिए किसी ने कॉल भी नहीं किया, और ना ही किसी बच्चा चोर गिरोह से हमें कोई खबर मिली। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरा खबरी नेटवर्क भी चिंकी और आदि को तलाश करने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर किसी ने उन्हें बेचा है तो इस शहर से बहुत दूर बेचा होगा, हमारे नेटवर्क के बाहर। आशा है हम उन्हें ढूंढ निकालें। महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले मनमोहन की बेटी चिंकी और बेटा आदि पिछले 1 साल से लापता हैं। मनमोहन की तीसरी शादी संध्या से होने के महज 1 महीने के बाद ही अचानक ये दोनों बच्चे लापता हो जाते हैं। नासिक पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी इन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। आखिर चिंकी और आदि अपने पिता मनमोहन से अलग कैसे हुए? उन्हें अपने पिता से अलग करने की साजिश किसने की थी? क्या मनमोहन के किसी करीबी ने ही मनमोहन को धोखा दिया था, या फिर किसी ने पैसों की खातिर दोनों बच्चों को बेच दिया था? तेरे आने के बाद से ना हमारी पूरी फैमिली प्रॉब्लम है। आई, जब से ये औरत आई है ना घर में, चिंकी और आदि गायब। अच्छा, मेरी वजह से बच्चे गायब हुए? अरे तूने ही नजर लगाई होगी बच्चों को। खुद तो कभी मां बन नहीं सकती, इसलिए दूसरों के बच्चों पे नजर लगाती है। आई तुम ही गप्पा बसा। इसलिए आज तक कभी मेरे भी बच्चे नहीं हुए। अब जाके समझ में आया कि तेरी शादी बर्बाद कैसे हुई। अरे तुझ जैसी औरत के साथ रहेगा भी कौन? संभाल कर बात कर, अभी चप्पल से ना मुंह लाल कर दूंगी। बस करो। दादा ये गौरी, भाई काय है? जब देखो दोनों लड़ती रहती है। तुम्हारा खाइस कर दे। संध्या,
कहाँ इस कचरे में फंस रही हो तुम? आज तुम्हारी बहन की शादी है ना, तुम्हें वहां जाना है ना। चलो, बाहर गाड़ी आई हुई, चलो। कब तक ये सब चलता रहेगा मनमोहन? जिंदगी भर क्या मुझे यही ताने सुनने पड़ेंगे? हाँ, संध्या, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। और तुम इन लोगों पर ध्यान मत देना। अरे इतने वक्त के बाद तुम अपने मायके जा रहे हो, हमारे शादी के बाद अभी अभी कुछ ठीक हो रहा है ना? काश मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम श्योर मेरे ससुराल वाले मुझे जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? भाई साहब, संभाल के लेके जाना। बाय। अरे बाबा, आप बस भी करो। देखो मैंने दवा लगा ली है। मुझे पता है आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। क्या? नहीं भैया, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, प्लीज। नहीं भैया, प्लीज, नहीं भैया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस कारण चिंकी अपने घर नहीं जाना चाहती थी? उसे देखकर यह साफ कहा जा सकता था कि उसने अतीत में किसी बड़े हादसे को होते हुए देखा था। दूसरी तरफ मनमोहन के घर में उसकी पत्नी संध्या और बहन गौरी के बीच में वाद विवाद का घिनौना खेल जारी था। गौरी का संध्या पर यह इल्जाम था कि उसके घर में आते ही दोनों बच्चे लापता हो गए। गौरी को शक था कि चिंकी और आदि के लापता होने के पीछे संध्या का हाथ है। और क्या इस इल्जाम में कुछ सच्चाई थी? आखिर मनमोहन का बेटा आदि कहां था? इस केस में सवालों के कई ऐसे तीर चल रहे थे जिन्हें जरूरत थी सिर्फ सच की एक ढाल की। क्या बात है, इतने बनठन के कहाँ जा रहे हो? आई, तेरी बहू आ रही है। अरे हाँ आई, एक काम करना, थोड़ा हलवा और चिकन बिरयानी बना देना, संध्या को अच्छी लगती है। वो क्या किसी जंग से लौट रही है क्या? वो तो अपने मायके गई थी 1 हफ्ते के लिए। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ? हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए संध्या को देखे हुए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते 11 बज गए, फोन भी ऑफ लग रहा है उसका। मैं संध्या की माँ को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ संध्या यहाँ अभी तक पहुंचे नहीं है। अरे मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारी बीवी है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। वो यहाँ से तो कब की चली गई। जी ठीक। बेटा कुछ खा तो ले, सुबह से तूने नाश्ता भी नहीं किया। आ जाएगी वो। हाँ, बस वो सही सलामत हो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज एरिया से बाहर है। गड़बड़ लग रही है सर। इतने दिनों बाद वो अपने मायके गई थी इनसे मिलने। ये लोग कह रहे हैं कि वो वहां से निकल चुकी थी, लेकिन उसका मुझे कोई फोन नहीं आया सर। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने हमारी बेटी के साथ कुछ कर दिया है? साहब, मेरी बेटी इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। इसकी माँ और बहन हमेशा उससे झगड़ा करती थी। तेरे आने के बाद से ना हमारी पूरी फैमिली प्रॉब्लम है। जब से ये औरत आई है ना घर में, चिंकी और राधिका, और ऊपर से इसके साथ उसे बच्चा नहीं हो रहा था। आप बात को घुमाइए मत। आपको ये शादी कभी मंजूर नहीं थी, इसलिए आपने संध्या को अकेले बुलाया घर पे, मुझे नहीं बुलाया। क्यों बुलाती तुम्हें मैं? बस बस मनमोहन जी, आपके 2 बच्चे पहले से ही गायब और अब आपकी बीवी। मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पर क्या बीत रही हो, लेकिन ये वक्त झगड़ा करने का नहीं, बल्कि आपकी पत्नी को ढूंढ निकालने का है। आप हमें बारीकी से सारी डिटेल बताइए। 1 साल पहले भी मनमोहन का परिवार हमारे पास आया था, लेकिन तब से लेकर अब तक उसके बच्चों का कुछ पता नहीं। क्या इन दोनों केसेस का आपस में कुछ लेना देना है, या ये महज एक इत्तेफाक? अगर ये इत्तेफाक है तो सिर्फ इस परिवार के साथ क्यों हो रहा है?
सर मुझे लगता है संध्या के मायके दूल्हे में एक बार पता करना चाहिए। शादी का घर था, किसी ना किसी ने तो उसे बाहर निकलते हुए जरूर देखा होगा। करेक्ट रोहित, दूल्हे से नासिक की दूरी 2.5 से 3 घंटे की और मनमोहन के मुताबिक संध्या अपने मायके से कैब करके आने वाली। अगर वो किसी कैब से निकली है तो उस कैब ड्राइवर से हमें संध्या की लास्ट लोकेशन जरूर पता चल जाएगी। पूरे धूले में इंक्वायरी करो, कहीं ना कहीं हमें वो कैब वाला जरूर मिलेगा। ओके सर। और हाँ सुनो सर, मुझे संध्या के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड भी चाहिए। मिल जाएगा सर। हेलो हेलो। ज्यादा स्मार्ट बन गई है ना तू, बहुत पर निकल आए हैं तेरे, और तेरे पर कैसे काटती हूँ। ये मैडम। हाँ साहब, इनको मैंने पिक किया था। नासिक में कहाँ छोड़ा था? नासिक में साहब, पूना। इनको पूना जाना था तो मैंने इनको पूना छोड़ा था। ठीक है रोहित, ये हमारे लिए बहुत बड़ी लीड है। तुम फौरन पूना के लिए निकल जाओ। ओके। मनमोहन जी, आपकी बीवी अपने मायके से यहाँ के लिए नहीं बल्कि पूना के लिए निकली थी। पूना? वो पूना क्यों गई थी? जी हम भी वही पता करने में लगे। क्या हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो बात यह है कि जिस दिन वो आने वाली थी उससे एक दिन पहले रात को हमारा फोन पे झगड़ा हुआ था। 11 बजे तक तो आओगी ना? फिर क्या होगा? वही दिन रात के झगड़े कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है। कितनी बार तुमसे कहा है जरा सा दूर ही सही, लेकिन अलग रह लेते हैं सिर्फ तुम और मैं, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात मानने के लिए रेडी नहीं हो। अरे संध्या, तुम क्यों टेंशन ले रही? मैं हूं ना। कहाँ होते हो तुम मेरे साथ? हमेशा अपने बच्चों को ढूंढने के पीछे लगे रहते हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे भी अपना एक बच्चा चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर जिंदगी भर तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे तो क्या हमारी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी? कभी नहीं मिलेंगे? संध्या, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, दोबारा तुम्हारी जुबान पर ये बात मत लाना। संध्या, मैंने तुमको कितनी बार बताया कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, फिर भी हर बार तुम। आपने इस झगड़े के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर, ये तो मियाँ बीवी का झगड़ा है, ये तो होते ही रहता है। जल्दी उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो वापस आ जाएगी। सर, अगर वो इससे गुस्सा होती या इन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ होता तो पूना क्यों जाती? मेरे ही घर पे नहीं रुकती। अगर वो आपके घर पे आती तो मैं झट से आके उसको मना सकता था। इसीलिए शायद वो पूना में किसी सहेली के पास गई होगी। आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी पूना में अपनी किस सहेली के पास गई है? यस सर। अभी अभी मनमोहन ने मुझे पूना का एक एड्रेस दिया। बस थोड़ी देर में मैं टेक्स्ट करता हूँ। ओके सर, हम पूना जाने वाले रास्ते पे ही हैं। संध्या को गायब हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। वैसे भी चिंकी और आदि के गायब होने में सबसे पहली सस्पेक्ट संध्या ही थी। मनमोहन के साथ इसी बात को लेकर उसकी लड़ाई भी हुआ करती थी। तो हो सकता है कि चिंकी और आदि के गायब होने के पीछे ये संध्या ही हो। सर, सर संध्या से बात किए करीब 1-1.5 साल हो गया। जब से उसकी शादी हुई है मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। सर, जब उसकी शादी के बारे में पता चला तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी उम्र से दुगना बड़ा था और तो और उसके 2 बच्चे भी थे। अब शादी उसने उसके पैसे से की है या किसी और वजह से, मुझे नहीं पता है सर। साहब, ये औरत कल ही मिली थी शायद। इनको जो अंदर मंदिर है ना, वहाँ पे छोड़ दिया था। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हारे ऑटो में तो न जाने कितने लोग आके बैठते होंगे। साहब, सज धज के मैम आई थी ना, तो हाथों में मेहंदी, साड़ी। ऑटो पास ही में दुर्गा माँ का मंदिर है, चलेंगे प्लीज? वो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था इनकी खुद की शादी है। मनमोहन जी, अभी अभी हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी पत्नी सज धज कर हाथों में मेहंदी लगाकर पूना के एक मंदिर में गई। क्या उसका किसी से कोई अफेयर वगैरह है? ये क्या बात कर रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई सर। वो मेहंदी लगाई क्योंकि उसकी बहन की शादी थी, और अच्छे कपड़े तो वो हमेशा ही पहनती है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना सर, वो वापस आ जाएगी। तो ज्यादा वक्त वो मुझसे दूर नहीं रह सकती।
आदि भैया। रोहित, अब तक हमें जो जानकारी मिली है वो तो संध्या के मामले को दूसरी तरफ ले जा रही है। अचानक घर से यूं पूना भाग जाना, फिर ऑलमोस्ट दुल्हन के लिबास में सज धज कर मंदिर जाना। सर संध्या के कॉल रिकॉर्ड बहुत जल्द हमारे हाथ में होगा। कॉल रिकॉर्ड से तो आधी बातें साफ हो जाएगी सर। जब तक कॉल रिकॉर्ड आते हैं तब तक मनमोहन और संध्या के एंगल पे काम करते हैं, पता करते हैं दोनों की आपस में कैसे बनती थी और परिवार में क्या चल रहा था। सर तुझे भी अभी बीमार पड़ना था, अब पूरी छुट्टियों में मेरी मदद कौन करवाएगा? अरे चलो जल्दी चलो, 5-5.5 घंटे लगता है महाबलेश्वर पहुंचने में। देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। तूने अगर वो फोन नहीं किया होता ना तो तुझे यहाँ लॉक करके नहीं जाती मैं अभी। मम्मी, वो घर पे अकेली कैसे रहेगी? रह लेगी बेटा, देखो मैंने उसके लिए खाना पानी सब तो रख दिया है। चल। चिंकी को एक फ्लैट के अंदर थोड़े से खाने और पानी के साथ घुटने के लिए छोड़ दिया गया था। दिन बीतते जा रहे थे और चिंकी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जिंदगी के साथ संघर्ष में एक छोटी बच्ची के हौसले कम नहीं पड़ रहे थे, पर हौसले का साथ हिम्मत छोड़ने लगी थी। आदि भैया, आदि भैया, आदि भैया। कुछ ही दिनों में चिंकी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसमें उठने बैठने तक की ताकत नहीं बची। सर, इन सबके बीच मनमोहन पे तरस आता है। बेचारे की कभी ऊंची आवाज तक नहीं सुनाई दी। बहुत ही सुलझा हुआ है, लेकिन माँ, बीबी और बहन के चक्कर में उलझा हुआ रहता है। सर, मैंने कई बार नोटिस किया है कि मनमोहन की माँ और बहन की कभी उसकी बीवी संध्या से बनी ही नहीं है। और गौरी, उसकी तो शादी संभली नहीं सर। सर जाहिर है वो गुस्सा तो होगी ही। सुना है उसको कोई मेडिकल इश्यू भी है, तो उस वजह से वो माँ नहीं बन पाती। तो सर शादी भी नहीं हो सकती। और मनमोहन की तो ये तीसरी शादी थी। अब इस उम्र में संध्या जैसी बीवी मिलेगी तो सर हर कोई बातें तो करेगा ना। और मनमोहन भी उसकी खिदमत में कोई कमी नहीं रखता था सर। सर मैंने आस पड़ोस में पूछताछ की, सबने मनमोहन की बहुत तारीफ की, लेकिन मनमोहन के माँ और बहन के साथ संध्या का 36 का आंकड़ा था। रोहित, ये बात तो पहले ही समझ में आ गई थी। मनमोहन के परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अब तक मनमोहन ने 3 शादियां की। उसकी पहली बीवी एक्सीडेंट से मरी, दूसरी कैंसर से और तीसरी लापता। पहली बीवी से उसको बेटा था आदि और दूसरी बीवी से बेटी चिंकी। संध्या से शादी होने के 1 महीने बाद ही दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं। शुरुआत में हमें ऐसे लगा कि परिवार में आए चेंजेस की वजह से दोनों बच्चे गुस्से में हैं और कहीं भाग गए। लेकिन सर अरुणा ने इसके लिए हमेशा संध्या को जिम्मेदार ठहराया। सर गौरी की भी जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, वो माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था और इसी वजह से उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो रही। अब पता करने वाली बात यह है कि संध्या अपनी मर्जी से कहीं चली गई या फिर पूना में जाकर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके प्लान में ही नहीं था। केस में सनसनी फैला दी। आखिर संध्या को क्यों मारा गया और वो नासिक से इतनी दूर पुणे में क्या कर रही थी? संध्या की हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी जिनके जवाब आसानी से मिलने वाले नहीं थे। सर संध्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, संध्या को 14 बार चाकू मारा गया था। हत्या 2 दिन पहले हुई, एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन हम संध्या को पुणे में ढूंढ रहे थे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का समय रात के 8 से 10 बजे के बीच। आखिर ये संध्या पूना किससे मिलने गई? जहां हमें संध्या की बॉडी मिली थी उस एरिया में पूछताछ करो। हो सकता है वो वहीं कहीं ठहरी हो और उसे किसी न किसी ने जरूर देखा। ओके सर। और हाँ, संध्या की बॉडी उसके घर वालों को सौंप। यस सर। सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? क्यों आई? मेरे पास पैसे नहीं हो सकते क्या? गौरी सच सच बता, ये पैसे इतने कहाँ से लाए? पैसे कहाँ से आए?
तुमने मेरी चिंकी और आदि के साथ कुछ किया तो नहीं? अरे पागल हो गए हो क्या आप दोनों? कुछ भी बोले जा रहे हो। तो फिर इतने सारे पैसे आए कहां से? गौरी, कहां से आए ये पैसे? किसे बेचा चिंकी और आदि को? संध्या क्यों मारा उसे? बोलो। सर, मैंने चिंकी और आदि के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ। पैसे कहां से आए फिर? मैंने अपने ससुराल से गहने चुराए थे। ये पैसे उन गहनों को बेच करके ही है। मैं मां नहीं बन सकती, इसलिए वो लोग मुझे घर से निकालने वाले थे। इस बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, पर जब सब अपने बारे में सोच रहे तो मैंने भी अपने बारे में सोचना शुरू किया। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ये गहने चुराए। ऐसे भी सर, ये गहने मेरे थे, इन पे मेरा हक था। अगर इस बार तुमने झूठ बोला तो हम नहीं, ये तुमसे बात करेंगे। सर, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि चिंकी और आदि मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती, और ये लोग मुझे इस बात की याद दिलाते थे। और संध्या तो मुझे इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि घर में हमेशा उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तेरा दादा संध्या के अलावा किसी की बात सुनता है क्या? आगे भी उसकी बात सुनेगा। सर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ कुछ गलत करूं। मेरा यकीन मानिए सर, मैंने चिंकी, आदि और संध्या किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हाँ साहब, ये आई तो थी यहाँ पे। साथ में कोई और था? हाँ, वो इनके पति थे ना। तुम्हें कैसे पता? वो आदमी उसका पति ही था? साहब, इनकी मांग में सिंदूर था और दोनों हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे, इसलिए मुझे लगा वो इनका पति है। उस आदमी की शक्ल याद है? हाँ, शक्ल तो याद है। रघु? हाँ सर, ये रघु है। ये अपने परिवार के साथ यही बाजू में रहता है। सर, ये संध्या रघु के साथ भागी थी। यहाँ इतना सब कुछ मिलने के बाद ऐसा क्या मिल गया उसे रघु से? पहले इन दोनों का कब से ये सब चल रहा था। मुझे ना संध्या पहले से ठीक ही नहीं लगी। नहीं सर, नहीं। इसमें संध्या की कोई गलती नहीं। शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई, इसलिए वो रघु के साथ। संध्या हमेशा कहा करती थी कि उसको बच्चा चाहिए। आप मेरी मन की बात क्यों नहीं समझते? मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। मैंने उसके मन की बात को कभी समझा ही नहीं। किस्मत की मार भी तो देखो, जिस बीवी को बच्चों के लिए खो दिया, उन बच्चों को पहले ही खो चुका था। अरे भैया, ये लोग यहाँ पर नहीं है। कई दिनों से बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। पर हमसे तो कहा था जल्दी ही आ जाएंगे, पौधों को पानी देना था। सोचा होगा कि थोड़ा और घूम लेते हैं, शायद इसीलिए अभी तक लौटे नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता कि कब रघु ने शादी की या संध्या के साथ भाग गया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो मेरे से बात भी कम करता था, जरूरत हो तो बात करता था। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ उसका आना जाना बढ़ गया था। मुझे लगा वो सुधर रहा है, लेकिन मैं गलत थी। जरूर वो संध्या के चक्कर में यहाँ आता होगा। अच्छा, मैं रघु के पूना के घर का एड्रेस चाहिए। रघु दीक्षित? जी हाँ, मैं हूँ रघु दीक्षित। बोली। पुलिस, आपको हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों? संध्या से जुड़े आपसे कुछ बात करनी है, आइए। संध्या? कौन संध्या?
चल शुरू हो जा। सर मैं संध्या को जानता था, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे उठाने से पहले तेरी पूरी कब्र खोद चुके हैं हम लोग। तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। हमारे पास ऐसे गवाह हैं जिनने तुझे संध्या के साथ देखा था, और तेरे फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स ने तो पूरा केस आईने की तरह साफ कर दिया। जहां जहां संध्या गई थी तेरा फोन एक्टिव था, वहीं वहीं। वरना उल्टा लटका के इतना मारूंगा ना कि सारी जिंदगी सीधा नहीं चल पाएगा। रोहित, सर बताता हूँ। संध्या अपनी शादी से खुश नहीं थी। मैं जब वहां जाता था उससे मुलाकात होती थी। सर उसे अपने पति से बच्चा चाहिए, लेकिन उसका पति तो अपने बच्चों को ढूंढने में लगा रहा। संध्या को जैसा प्यार चाहिए था उसका पति उसको दे नहीं पा रहा था। मनमोहन ने अभी अभी अपने बच्चे खोए, उसकी बीवी मर गई थी। थोड़ा तो समय दे दो उसको। नहीं रघु, ना ही कभी उसके बच्चे मिलेंगे और ना ही मुझे मनमोहन से वो सुख मिल पाएगा जो मुझे पति से मिलना चाहिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी शादी का कोई मतलब नहीं है। तुम टेंशन मत लो, तुम लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करती हो और तुम्हें लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर ज्यादा मिलने लगे। ये रिश्ता कब हाथ से बढ़ गया पता ही नहीं चला। आखिरकार एक दिन हमने डिसीजन ले लिया, साथ में भागकर हमने शादी की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थी वो, और मैंने सोच लिया कि अच्छे से रहेंगे। अगले दिन शाम को वो बाजार गई घर का सामान लाने के लिए। कहाँ मैडम? अरे बाजार जा रही हूँ किचन का सामान लाने के लिए। अरे खाना वाना हम ऑर्डर कर लेंगे ना बाहर से। अरे कब तक बाहर का खाना खाओगी? पेट खराब हो जाएगा पति। एक काम करती हूँ, मैं यूं गई और यूं आई, और वैसे भी इतना बुरा खाना नहीं बनाती हूँ जो तुम इतना अवॉइड करो। ओके चलो बाय। उस शाम के बाद वो वापस नहीं लौटी। मैंने उसको बहुत ढूंढा, नहीं मिली। मैं नहीं जानता सर वो कहाँ गई, किसने उसका खून किया, क्यों किया, कैसे किया, मैं कुछ नहीं जानता। तेरी कहानी इंटरेस्टिंग, पर इतने भी नहीं कि हम सच मान लें। ऐसा भी तो हो सकता है कोई लड़की तेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए तूने उसका खून कर दिया। और अगर तूने उसका खून नहीं किया तो पुलिस के पास पहले क्यों नहीं आया? सर मैं डर गया था सर। मुझे लगा कि सब लोग मुझे ही खूनी समझेंगे। हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था, सारा इल्जाम मुझ पर ही आ जाता। रघु, किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं किया जा सकता। जब तक तेरी ये कहानी हमें सच्ची नहीं लगती ना, तू यहीं रहेगा हमारा मेहमान बनकर। क्या उसका किसी कोई अफेयर वगैरह है? जब तक वो इस घर में आई है ना, सब बर्बाद कर दिया। अब वो चली गई किसी और के साथ। मैंने तो उसकी तरफ बेकार औरत आज तक नहीं देखी। आखिरकार संध्या के पुणे में होने के राज से पर्दा उठा और इस पर्दे के पीछे से एक और किरदार सामने आया जिसका नाम था रघु दीक्षित। रघु और संध्या एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्होंने पुणे के एक मंदिर में शादी भी कर ली थी। रघु की बताई हुई कहानी के अनुसार उसने संध्या को नहीं मारा था, पर क्या उसकी कहानी में सच था या फिर अभी कुछ ऐसा था जो पुलिस के सामने आना बाकी था? छी, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? आ तो रही है, चलिए देखते हैं कहाँ से आ रही है। अरे ये बदबू तो कुमार साहब के घर में से आ रही है। मुझे लगता है ना कि हमें जाकर सोसाइटी में इन्फॉर्म करना चाहिए। पता नहीं इतनी बदबू क्यों आ रही है। कुमार का फोन नहीं लग रहा है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे यहाँ तो एक बच्ची है। बेटा आप इन अंकल आंटी को कहाँ मिली? आपको पता है आपका घर कहाँ पे?
देखो बेटा, अगर आप सच सच बोलोगे तो हम आपको आपके पेरेंट्स के पास ले। देखो बेटा, हम आपकी मदद करने आए हैं। आपको पता है आपका घर कहाँ पे है? सर बच्ची अभी ट्रॉमा में है, इसे रेस्ट की जरूरत है सर। नर्स संभालिए इसे। आप आइए 1 मिनट। जी सर। डॉक्टर, इस बच्ची ने बहुत कुछ सहा है, प्लीज इसके स्पेशल ध्यान रखिए। सर मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी ये बच्ची अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी सुनती है डर जाती है। मे बी फैमिली से रिलेटेड कोई एक ऐसी बात है जो इसके जहन में बस गई है, जिसके कारण बच्ची अपने घर लौटना नहीं चाहती है। और जब तक बच्ची की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम इसे अपने एनजीओ में ही ले जाना चाहते हैं। थैंक यू। आत्माराम सर, हमें इस बच्ची के माता पिता को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। इस बच्ची की एज की जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट है सबको कांटेक्ट करो। बच्ची का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ और जैसे ही कुछ मिलता है मुझे कांटेक्ट करो। और इस देवन और ट्विंकल का भी पता करो, कहाँ है। यस सर। सही वक्त पर उठाए गए कदम की वजह से चिंकी की जान बच गई, लेकिन चिंकी के साथ जो हुआ था उससे उबरने में उसे काफी वक्त लगने वाला था। सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उसकी हालत काफी दयनीय थी और इस वक्त वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। हमारा इरादा गलत नहीं था, हम चाहते थे कि बच्चा सेफ रहे, इसलिए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। वैसे हम जल्दी लौट के आने वाले थे, लेकिन बच्चों ने जिद की कि 1-2 जगह और देख लेते, इसलिए बाहर रहना पड़ा। एक तो इतनी छोटी बच्ची से घर का काम कराता है और उसके साथ जानवर से व्यवहार। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा हमारी वजह से तो वो जिंदा है आज। हमें तो वो सड़क पर मिली थी इधर उधर भटकते हुए, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सर अगर हम अपने घर नहीं लाते तो पता नहीं उसके साथ क्या होता, कोई उसको मॉलेस्ट करता या उसको मार दिया जाता। तुम दोनों ने भी तो वही किया है। एक छोटी सी बच्ची आज तुम्हारे कारण जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अरे जानवर हो तुम लोग, मोलेस्टेड किया बच्ची को। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो, हमारे पास सबूत है तुम दोनों के खिलाफ। बच्ची की बॉडी पर तुम दोनों की हवानें साफ दिखती है। आत्माराम ले चलो इन्हें। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है और ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 374 के तहत कठोर सजा भी हो सकती है। रोहित, हो सकता है संध्या का खून इनमें से ही किसी ने किया, और जिसने भी संध्या का खून किया है वो बहुत ही चालाक है। उसने जानबूझकर अपना फोन अपने साथ कैरी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि फोन की वजह से वो आसानी से ट्रेस हो जाएगा। पूना के जिस एरिया में हमने संध्या की फोटो सर्कुलेट की है वहां इन सब की भी फोटो सर्कुलेट करो। हो सकता है कि उस एरिया में किसी न किसी ने कातिल को जरूर देखा। ओके सर। पुलिस दिन रात संध्या के कातिल को ढूंढने में लगी थी और कातिल को ढूंढने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। संध्या का कातिल काफी चालाक था। उसने ये सुनिश्चित किया था कि जुर्म करने के बाद वो अपने पीछे कोई निशान न छोड़े, लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत जल्द ही रंग लाने वाली थी और परफेक्ट क्राइम की ये सोच फिर एक बार मिथ्या साबित होने वाली थी। ओके सर, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। संध्या के मर्डर वाले एरिया में हमारा एक सस्पेक्ट को किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने मारा उसको। क्यों मारा? सड़न छाप रघु के साथ उसका अफेयर शुरू था। उस शाम को जब उसने मुझे फोन किया था तो उसने बोला कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ शादी करके जो मैंने भूल की थी ना, उस भूल को सुधारने जा रही हो, समझे तुम? और किसके साथ ये भूल सुधारने जा रही हो तुम? रघु, वो तुमसे बहुत अच्छा है, जवान है और मुझे अच्छी तरह समझता भी है। तुम ढूंढते रहो अपने बच्चों को, और सुनो, गलती से भी मेरे रास्ते में मत आना। तुम कर चली गई मुझ पे, तो उसे बताना जरूरी था ना। मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई आपके पास, ताकि मुझे पता चले कि वो कहाँ है। मुझे पता चला वो पूना में है। आप लोगों ने ही आके बताया था घर पे, तो मेरा काम ज्यादा आसान हो गया। फिर मैं उसे मिलने पुणे चला गया। मैं अब रघु की बीवी हूँ। संध्या, मेरे से तलाक कब किया? तुम ये बचपना छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम प्यार से नहीं मानोगे ना तो मैं उठा के लेके जाऊंगा तुम्हें। चलो। क्या? छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है संध्या। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना कुछ त्याग कर दिया है। क्या त्याग किया था उसके लिए? मैंने उसे बहुत समझाया, मनाया, पर उसने मेरे एक न माने। वो हाथ छुड़ाकर भाग रही थी साहब। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? इस चीज के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ,
तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। संध्या तुम मेरी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं सच उगलेगा। ओके सर। सर, मुंबई पुलिस से एक खबर है, उन्हें एक बच्ची मिली है। आखिरकार चिंकी पुलिस को मिल गई। चिंकी पहले घर आने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसकी दादी अरुणा ने प्यार से डरी और सहमी उस बच्ची को घर आने के लिए मना लिया और चिंकी को घर ले आई। बेटा, आप मुंबई कैसे पहुंचे? वहां आपको आपके घर की, आपकी दादी की, आपके पापा की याद नहीं आई? चिंकी के चेहरे के भाव बदल गए, जो किसी और ही तरफ इशारा कर रहे थे, और आखिरकार जो सच सबके सामने आया। हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तेरी। दो शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों भी इस दुनिया में नहीं रही। फिर मेरी जिंदगी में संध्या आई। मैं चाहता था कि वो मुझसे प्यार करे, हमेशा मेरे साथ रहे। इस सिलसिले में मेरी मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई। उसने मुझे एक उपाय बताया कि नमो नमः, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमो नमः। बेटा, तू चाहता है ना कि तेरे पापा एक अच्छी जिंदगी जिए, उसके लिए ना बेटा तुझे एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी मेरे बेटे को। पापा के लिए इतना तो करेगा ना तू? हाँ? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। मैं जिंदगी में सिर्फ सच्चा प्यार पाना चाहता था, और उसके लिए मैंने अपने आधे की कुर्बानी दे दी। विश्वास नहीं होता कि 21वीं सदी में भी तेरे जैसे लोग हैं जो अंधविश्वास के नाम पे अपने बच्चे की जान ले लेते हैं। तू इंसान नहीं, हैवान है। अब पूरी जिंदगी काल कोठरी में बिताना, सड़ यहाँ जिंदगी भर। अंधविश्वास हमारे समाज की वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारे समाज की जड़ों को खोखला करती जा रही है। एक तरफ जहां 21वीं सदी में हम टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वर्ल्ड और खुले विचारों की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो हम आगे बढ़ने से डरते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इंतजार करते हैं। जरूरत है कि हम पूरे विश्वास के साथ एक ऐसा कदम उठाएं जहां हमें अपनी मेहनत और ऊपर वाले से मिली इस खूबसूरत दुनिया पर भरोसा हो। मनमोहन की एक पिछड़ी और घटिया सोच ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। आदि की बलि चढ़ाकर उसने चिंकी की जिंदगी भी उससे छीन ली। इतनी छोटी सी उम्र में चिंकी ने जो देखा, उसे भुलाने में शायद उसे सालों लग जाएंगे, और अपने पिता को अब वो हमेशा एक खूनी की तरह याद करेगी। मनमोहन आज 2 हत्याओं के इल्जाम में सलाखों के पीछे है, और जिस तांत्रिक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, वो भी अब पुलिस के शिकंजे में है। जिंदगी अनमोल है, ये जरूरी है कि हम इसकी कद्र करें और हमेशा अपनों के लिए ऐसी यादों की वजह बनने की कोशिश करें जो हमारे जाने के बाद भी उनके चेहरों पर मुस्कान लाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।